जय हिंद। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या नाम है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, लाइट का रिफ्रैक्शन क्या होता है। देखो, जब लाइट एक मीडियम में आए और टकराने के बाद दूसरे मीडियम में जाए, टकराने के बाद का मतलब क्या है? एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चला जाए तो दैट फेनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल्स, बॉल हमारे हाथ में है और मान लो कि हम हवा में हैं, नीचे क्या है? कुआं है। कुआं समझते हो? वेल। तो हमने जब बॉल को कुएं में डाला तो एयर से कहां जाएगा? पानी के अंदर। यहां पे दो मीडियम हो गया, एयर और वाटर। जब लाइट या बॉल एयर से वाटर में भी जाए दैट फेनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। मतलब रिफ्रैक्शन में क्या होता है? लाइट एक मीडियम से आती है और दूसरे मीडियम में प्रोपेगेट हो जाती है, चली जाती है, तो दैट फेनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बता रहा हूं। यहां पे देखिए, मान लीजिए ये वाटर है, सपोज वाटर है। ये क्या है? वाटर है। इसके ऊपर क्या है? एयर है। इसके ऊपर क्या है? एयर है। अब लाइट आएगी, कहां से आएगी भाई? एयर में से। देखो, यहां से लाइट आई, ठीक है। यह इंसिडेंट रे कहलाता है। क्या कहलाता है? इंसिडेंट रे। अब इस मीडियम से किधर आई? दूसरे मीडियम में। तो देखो, यह एक मीडियम हो गया एयर और दूसरा मीडियम क्या हो गया? वाटर। क्या हो गया? वाटर। एक मीडियम से आई, दूसरे मीडियम में एंट्री हो गई। दैट फेनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि लाइट एक मीडियम से आती है और दूसरे मीडियम में प्रोपेगेट हो जाती है। दैट फेनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रोपेगेट करती है। दैट फेनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। एक और एग्जांपल ले लो। ग्लास, मान लो एक ग्लास का टुकड़ा है, ठीक है ना। यह ग्लास का टुकड़ा है बोले तो ये मीडियम अलग है, ये मीडियम सेकंड है। इधर क्या है? एयर है। ये कौन सा मीडियम है? फर्स्ट मीडियम है। ये क्या है? ग्लास है, ठीक है। अब लाइट आएगी, कहां से आएगी? एयर से। अब जब लाइट आएगी तो यहां से आई लाइट, इस रे को कहते हैं इंसिडेंट रे, और टकराने के बाद इस सरफेस को कहते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिंग सरफेस। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिंग सरफेस। क्यों? क्योंकि यह सरफेस दो मीडियम को डिस्ट्रीब्यूट करता है। ऊपर वाला मीडियम क्या है? एयर है, और नीचे वाला मीडियम क्या है? ग्लास है। अब यह लाइट यहां से इधर आ जाए तो देखो, यह फर्स्ट कैसे आई? एयर से, और किस में गई? ग्लास में। तो ऐसा फेनोमेनन हो तो इस प्रकार के फेनोमेनन को कहते हैं, क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। ध्यान रखना, इस तरह के फेनोमेनन को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन फेनोमेनन में क्या होता है कि लाइट एक मीडियम से आती है, दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, तो दैट फेनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। अब आइए रिफ्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मान लीजिए यह रिफ्रैक्टिंग सरफेस। क्या है? रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ठीक है। यह रे आ रही है, इस आने वाली रे को कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे, ठीक है। और एक वर्ड होता है नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है? परपेंडिकुलर हमेशा होता है किस पे? रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे। ये क्या है? नॉर्मल है, ठीक है ना। अब देखिए, यह रे फिर इधर चली गई तो यह रे क्या कहलाएगी? रिफ्रैक्टेड रे। क्या कहलाएगा? रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर है? यह क्या है? इंसिडेंट रे, और ये क्या है? रिफ्रैक्टेड रे। इसको कहते हैं जो नॉर्मल परपेंडिकुलर, इसको कहते हैं नॉर्मल। क्या कहते हैं? नॉर्मल। अच्छा, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्रैक्टेड रे जो एंगल बनाता है किसके साथ? नॉर्मल के साथ, उसे क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको आई बोलते हैं, इसको कहते हैं आर। आई क्या है? इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल किसे कहते हैं? द एंगल फॉर्म बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। अच्छा, रिफ्रैक्टेड एंगल किसे कहते हैं? द एंगल फॉर्म बिटवीन द रिफ्रैक्टेड एंड नॉर्मल इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टेड एंगल। जो आने वाली रे उसे कहते हैं इंसिडेंट रे, और जो दूसरे मीडियम में जाने वाली रे उसे कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टेड रे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है? पहली बात आता है मीडियम। क्या आता है? मीडियम।
मीडियम किसे कहते हैं? जिस सराउंडिंग से हम प्रोपेगेट करते हैं, चलते हैं, हम चलते हैं बोले तो लाइट चलती है, जिस जिस सराउंडिंग से लाइट चलती है उस सराउंडिंग को क्या कहते हैं? मीडियम। आपको पता है कि हमारे अर्थ के ऊपर मेनी लेयर्स हैं, उस लेयर्स में एक वैक्यूम भी आता है, हमारा एटमॉस्फेरिक लेयर भी है। एटमॉस्फेरिक लेयर में क्या होता है? एन नंबर ऑफ टीनी पार्टिकल, छोटे छोटे एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। इसका एग्जाम्पल, एक्सपेरिमेंट आपने देखा होगा कि जब ठंडे के मौसम में लाइट आती है हमारे घरों में तो देखे होंगे किसी तो एन नंबर ऑफ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स क्या वाइब्रेट करते रहते हैं। तो वो कौन से मॉलिक्यूल्स हैं? एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल्स हैं। कौन से मॉलिक्यूल्स हैं? एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल्स है। जबकि कुछ लेयर्स क्या है? वैक्यूम लेयर। वैक्यूम लेयर किसे कहते हैं? जहां पे कुछ भी ना हो, एकदम वैक्यूम, नथिंग एल्स। क्लियर है क्या? अच्छा, मीडियम कितने टाइप्स के होते हैं? दो तरह के होते हैं। कौन कौन रे बच्चा? एक होता है रेयरर मीडियम या रिफ्रैक्टिव रेयरर, और दूसरा होता है डेंसर मीडियम। क्या होता है? डेंसर मीडियम। मीडियम किसे कहते हैं? जो हमारे सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स है उसे क्या कहते हैं? मीडियम। जो हमारे सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है उसे क्या कहते हैं? मीडियम। तो कितने टाइप्स के होते हैं? दो तरह के। कौन कौन? एक रेयरर मीडियम और एक होता है डेंसर मीडियम। मीडियम कितने टाइप्स के? दो। कौन कौन? रेयरर मीडियम एंड डेंसर मीडियम। क्लियर है क्या? रेयरर मीडियम किसे कहते हैं? एक्चुअली इसका एक और नाम है, एक ऑप्टिकली रेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकली रेयर। इसको कहते हैं ऑप्टिकली डेंसर। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकली डेंसर। मतलब अब आपके दिमाग में रेयरर और डेंसर बोला जाए तो रेयरर वह मीडियम है जहां पे मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल्स के बीच का गैप कम हो, उसे कहते हैं डेंसर मीडियम। रेयरर मीडियम किसे कहते हैं? जब दो मॉलिक्यूल्स के बीच का गैप ज्यादा हो तो उसे क्या कहेंगे? रेयरर मीडियम। समझ में आ गया? जैसे फॉर एग्जांपल्स, कोई रोड खाली है और आपको एकदम खाली है बोले तो कोई ह्यूमन बॉडी नहीं है, कोई आदमी नहीं है, कुछ अब्स्ट्रैक्शन नहीं है, तो दौड़ने के लिए बोला जाए तो कैसे दौड़ोगे? एकदम टाइटली दौड़ जाओगे। समझ में आ रहा है क्या? जबकि डेंसर बोले तो मार्केट लगा हुआ है, वहां भीड़ भाड़ है, वहां पे दौड़ने के लिए बोला जाए तो आपको दिक्कत आएगी, आपकी स्पीड कम होगी। स्पीड कहां ज्यादा होगी? जहां पे एकदम खाली जगह होगा। और स्पीड कम कहां होगी? जहां पे भीड़ भाड़ ज्यादा हो। क्लियर है क्या? वही बात यहां पे भी है। ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? ज्यादा होता है, जबकि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होता है। दिमाग में बैठा लेना। यह ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? ज्यादा होता है, जबकि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? कम होता है। हमारा मीडियम कितने टाइप्स के? दो। ऑप्टिकली रेयरर का मतलब होता है कि जहां पे स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा हो। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम का मतलब होता है जहां पे स्पीड ऑफ लाइट कम हो। यहां तक क्लियर हो गया होगा? अभी एक वर्ड बताए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहीं कहीं एन से या न्यू से भी इंडिकेट करते हैं। आपके बुक में एन दिया है इसलिए एन से हम इंडिकेट करेंगे, ठीक है ना? तो ऑप्टिकली रेयरर और डेंसर मीडियम पे ये डिफाइंड होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ठेठ मीनिंग है बेंडिंग कैपेसिटी ऑफ लाइट। क्या है? बेंडिंग कैपेसिटी ऑफ लाइट, टर्निंग कैपेसिटी ऑफ लाइट। मतलब कि जब लाइट आएगी तो एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से टकराएगी और टकरा कर क्या हो जाएगी? टर्न हो जाएगी। जहां पे ज्यादा मॉलिक्यूल्स होगा वहां पे लाइट का टर्निंग ज्यादा होगा, और जहां पे कम मॉलिक्यूल्स होगा वहां पे मॉलिक्यूल्स का टर्निंग कम होगा। समझ में आ रहा है क्या? अब इसका मतलब ये हुआ कि मीडियम टू टाइप्स का, ऑप्टिकली रेयरर, ऑप्टिकली डेंसर। ऑप्टिकली रेयरर मीडियम किसे कहेंगे? जहां पे बेंडिंग कैपेसिटी ऑफ लाइट कम हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्टिकली रेयरर। और जहां पे बेंडिंग कैपेसिटी ऑफ लाइट क्या हो? ज्यादा, उसे क्या कहते हैं? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। किसका प्रॉपर्टी है? मीडियम का, जो कि लाइट को टर्न कर देता है या टर्न करने की क्षमता रखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइट चेंजेज इट्स डायरेक्शन व्हेन गोइंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। अभी बताए थे कि रिफ्रैक्शन किसे कहते हैं? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए तो उस फेनोमेनन को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। वही बात यहां पे दे रहा है, लाइट चेंजेज इट्स डायरेक्शन व्हेन
गोइंग मतलब अपना डायरेक्शन चेंज कर देता है। चेंज क्यों कर देता है? क्योंकि बेंडिंग कैपेसिटी, अभी वर्ड बताए बेंडिंग कैपेसिटी। बेंडिंग कैपेसिटी को किसे क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वो किसका प्रॉपर्टी है? मीडियम का प्रॉपर्टी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब बेंडिंग कैपेसिटी कहां ज्यादा होता है? तो डेंसर मीडियम में। और कहां कम होता है? रेयरर मीडियम में। मीडियम कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स के। कौन कौन? ऑप्टिकली डेंसर और ऑप्टिकली रेयरर। आगे बढ़ते हैं। तो रिफ्रैक्शन क्लियर हुआ। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए, दैट फेनोमेनन इज कॉल्ड, क्या कहेंगे रे बच्चा? क्या कहेंगे? रिफ्रैक्शन। देखिए यहां पे आपको एक डायग्राम दिया है। ये देखिए ग्लास है, अभी बताए थे एयर है। यहां से लाइट आई, इस रे को कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। इसको कहते हैं नॉर्मल, बताए थे अभी। इसको कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। अच्छा, इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहां तक क्लियर है क्या? उसी तरह अब देखिए यहां पे देखिए एयर रेयरर मीडियम। क्यों रेयर? हवा क्या है? रेयरर मीडियम। क्यों रेयरर मीडियम? यहाँ के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है, कंजस्टेड नहीं है, 2 मॉलिक्यूल्स के बीच का गैप कम है। जबकि यहां पे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम का मतलब क्या है? कि यहां पे क्या है कि यहां पे 2 मॉलिक्यूल्स के बीच के जो गैप है वो कम है, यहां पे ज्यादा और यहां पे क्या है? कम है। तो ऑप्टिकली रेयरर और ऑप्टिकली डेंसर। अब आगे देखिए, आप कहेंगे कि पांडे सर ये तो टर्न है। हाँ टर्न है। इसी टर्निंग कैपेसिटी ऑफ लाइट को कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या हो जाती है? टर्न हो जाती है। और इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब दूसरी पॉइंट यह है कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। यहां पे देखिए एयर से ग्लास में आया है, टर्न हुआ है और फिर ग्लास से एयर में गया अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मतलब यहां पे रेयरर मीडियम और यहां क्या है? डेंसर मीडियम। फिर यहां पे क्या है? रेयरर मीडियम। तो देखो आगे चल के रूल बताऊंगा, लेकिन यहां पे आया है तो बता देता हूं कि जब कोई लाइट रेयरर से डेंसर में आती है, रेयरर मीडियम से डेंसर में आती है, तो नॉर्मल की तरह झुक जाती है, टर्न हो जाती है। जबकि कोई भी लाइट डेंसर से रेयरर में आती है तो नॉर्मल से दूर जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। फिर से सुनिए, जब लाइट रेयरर से डेंसर में आती है तो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, टर्न हो जाती है। जबकि डेंसर से रेयरर में आती है तो ये क्या हो जाती है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाती है। क्लियर है क्या यहां तक? अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखे होंगे अगर लाइट डायरेक्टली नॉर्मली पड़े तो क्या हो जाता है कि विदाउट एनी डेविएशन लाइट क्रॉस कर जाती है। तो आपको 3 रूल बताए। यदि लाइट रेयरर से डेंसर में आए तो आफ्टर द रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टेड रे टर्न्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड रूल, यदि लाइट डेंसर से रेयरर में जाए, डेंसर से रेयरर में जाए तो लाइट बेंड होती है, लेकिन किधर? नॉर्मल से दूर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देखिए यहां पे क्लियर है क्या? और यदि लाइट नॉर्मल टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेस आए, परपेंडिकुलर टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेस आए, तो विदाउट बेंडिंग यह क्रॉस कर जाती है, पास हो जाती है। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। जब लाइट यहां से किस मीडियम से एंट्री की? एयर से। और एग्जिस्ट किससे की? एयर में। मतलब घूम घाम के फाइनली किस मीडियम में आई? एयर में। तो इस तरह के फेनोमेनन को कहते हैं इमर्जेंस। क्या कहते हैं? इमर्जेंस। जब लाइट एयर से एंट्री की और एयर में एग्जिस्ट की फाइनली, तो इस रे को कहेंगे इमर्जेंट रे। क्या कहेंगे? इमर्जेंट रे। और इस एंगल को कहेंगे इमर्जेंट एंगल। यह ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एक ही मीडियम, n नंबर ऑफ मीडियम से भी क्रॉस करेगी और फाइनली जिस मीडियम से एंट्री की थी और एग्जिस्ट भी उसी मीडियम में करे, तो इस प्रकार के फेनोमेनन को कहते हैं इमर्जेंस। क्या कहते हैं? इमर्जेंस। उस तरह के रे को कहते हैं इमर्जेंस रे, और जो नॉर्मल के साथ एंगल बनता है उस तरह के एंगल को कहते हैं इमर्जेंट एंगल। अब आगे बढ़ते हैं। तो एक वर्ड दिया है, कह रहा है will light travel through a glass slab with the same velocity
एज ट्रेवल इन एयर, कभी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि एयर में एयर मॉलिक्यूल्स के बीच का गैप ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ग्लास। मतलब एयर में क्या होगा, स्पीड ज्यादा होगा किसका, लाइट का, एज कंपेयर टू ग्लास। ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, कम होगा। ऐसा क्यों होगा? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? बेंडिंग कैपेसिटी ऑफ लाइट। क्या है? बेंडिंग कैपेसिटी ऑफ लाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है। देखो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है, ये इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे है, इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। यह रेयरर मीडियम, यह क्या है, डेंसर मीडियम। क्लियर है क्या? जब रेयरर से डेंसर में आती है लाइट तो क्या हो जाती है, बेंट हो जाती है। किधर की तरफ, नॉर्मल की तरफ, जो कि मैं पहले बता चुका हूं। नेक्स्ट है, अब आइए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन दो होता है। फर्स्ट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे। जैसे सुनिए, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल आर लाइंग इन द सेम प्लेन। फर्स्ट लॉ क्या है, इंसिडेंट रे कौन सा भाई, एक क्या है, नॉर्मल, एक क्या है, इंसिडेंट रे, और एक क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। तो देखिए ये सभी चीजें, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड, ऑल आर लाइंग ऑन द बोर्ड, ऑन द बोर्ड। तो क्या बोलेंगे, all incident ray, refracted ray and normal all are lying on the same plane. Incident ray, refracted ray and normal all are lying in the same plane. फर्स्ट रिफ्रैक्शन लॉ है, क्या है, फर्स्ट रिफ्रैक्शन लॉ। सेकेंड लॉ क्या कहता है कि साइन आई बाई साइन आर का रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट होता है। साइन आई क्या है, तो बेटा रे आई है इंसिडेंट एंगल और आर क्या है, रिफ्रैक्टेड एंगल। साइन विथ आई एंड साइन विथ आर का रेशियो ऑलवेज क्या होता है, कांस्टेंट। और इसी कांस्टेंट को कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहां पे एन देखो, यहां पे लिखा है एन इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। यहां पे मीडियम दो है, तो दो मीडियम के लिए क्या कहते हैं, या यह क्या है, एन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। अब देखिए दिस लॉ, दिस सेकेंड लॉ इज ऑलवेज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। इसको क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। किसको भाई, दोनों को, दोनों लॉ को कहते हैं। यहां पे सेकेंड लॉ कह रहा है, लेकिन दोनों लॉ को क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल आर लाइंग इन द सेम प्लेन। सेकेंड लॉ क्या है कि रेशियो ऑफ साइन आई बाई साइन आर का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगा। और कितना कांस्टेंट होगा, तो रिफ्रैक्टिव रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट। अब आइए थोड़ा सा मैं बुक से हटके एक कंसेप्ट समझाता हूं इसको इजी वे में। मान लीजिए दिस इज कॉल्ड नॉर्मल, ये क्या है, नॉर्मल। ये क्या है, इंसिडेंट रे, ठीक है। ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है ना। यहां पे देखिए यह एंगल क्या कहलाएगा, इंसिडेंट एंगल, और यह रिफ्रैक्टेड एंगल। अब यह मीडियम फर्स्ट है, मीडियम फर्स्ट, और ये क्या है, मीडियम सेकेंड। मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट आई तो दैट फेनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। क्लियर है। अच्छा ये इंसिडेंट रे है और ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। सपोज मान लिया कि मीडियम फर्स्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और मीडियम सेकेंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। क्या है, मीडियम फर्स्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, n1 है, और मीडियम सेकेंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, n2 है। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अभी आपने बताया, यहां पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि साइन आई बाई साइन आर, सॉरी आर इक्वल टू एन। और एन का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन, तो एन का मतलब है n2 बाई n1। n2 बाई n1 का मतलब क्या है, यहां पे देखिए लिखा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड n2 हो गया, विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट n1 हो गया। ये बात समझ में आया क्या, साइन आई बाई साइन आर का वैल्यू n, और n का मतलब है n2 बाई n1। n2 का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड, और n1 का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट। अगर हम इसको कैलकुलेट करें या लिखें तो देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन आई बाई साइन
R इक्वल टू n, और इसको लिख सकते हैं n/1। n/1 का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट। ये ध्यान देना, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में है, ये बात ध्यान में रखना। यहां तक क्लियर है क्या? इसको लिखने चाहिए इक्वेशन तो क्या लिख सकते हैं, साइन I बाई साइन R इक्वल टू n2 बाई n1, या क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, n1 साइन I इक्वल टू n2 साइन R। दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ, दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। यहां पे देखो n1 यह है, साइन I यह है, n2 यह है, और साइन R ये है। कैसे बोले, n1 देखो यहां पे लिख रहा हूं बेटा, n1 साइन I इक्वल टू n2 साइन R। इसे कहते हैं स्नेल्स लॉ। क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। यहां पे देखिए एक चीज दिया है, अ रे इंसिडेंट अलोंग द नॉर्मल I इक्वल टू 0, मतलब I इक्वल टू 0 नॉर्मल, I तभी 0 होगा जब नॉर्मल रे ऐसे आए, तो नॉर्मल के साथ एंगल कितना होगा, 0। यहाँ पे I इक्वल टू 0 होगा। तो मैंने अभी बताया था थर्ड लॉ में, क्या बताया था कि नॉर्मली आए तो विदाउट एनी डेविएशन पास हो जाएगी, तो R का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, बढ़े आगे। यहाँ पे लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम। इसका मतलब ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट होता है। ये बात ध्यान में रखना, स्पीड ऑफ लाइट होता है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ लाइट घटेगा। देखो ये है, या n क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। एक बात और ध्यान देना बच्चा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम, c का वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। एयर में वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर हवा की बात करें तो लगभग एयर में या किस में, वैक्यूम में, ध्यान देना 2.99 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लगभग दोनों का स्पीड सेम होता है, लगभग ऑलमोस्ट सेम होता है। तो हम बोलते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर विच इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। क्लियर है क्या? एक बात और ध्यान दीजिएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का जो है वह 1 होता है। वो एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। देखिए n एयर का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ये बात ध्यान में रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द एयर कितना होता है, 1 होता है। आगे बढ़ते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द एयर 1.003 विच इज इक्वल टू 1। आइस के लिए दिया है, वाटर के लिए दिया है, अल्कोहल के लिए दिया है, किरोसिन के लिए दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो और भी चीजें दिया है, तो दिस इज आपको याद रखना सिर्फ एयर का, और सब चीजें दिया रहेगा। एयर भी रहेगा तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये बात ध्यान में रखना, लेकिन फिर भी याद रख लेना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है भाई, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। देखो यहां पे लिखा हुआ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो यहां पे क्या है, लाइट आ रही है, यह मीडियम फर्स्ट है और यह मीडियम सेकेंड है। मीडियम फर्स्ट में स्पीड क्या है, v1 है, और मीडियम सेकेंड में स्पीड क्या है, v2 है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो यहां पे लिखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। यहां पे क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इक्वल टू क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड। यह नहीं समझ में आ रहा क्या, मैं रुक क्लियर करता हूं। अभी आपको बताया बेटा कि n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v या c भी बोलते हैं, b भी बोलते हैं। यहाँ n क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और v क्या है या c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। अभी आपको बोले कि यहां पे अगर मीडियम फर्स्ट की बात करें तो n1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v1 होता मीडियम फर्स्ट के लिए, और सेकेंड मीडियम के लिए n2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v2 होगा। ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो n2 बाई n1 इक्वल टू हो जाएगा 1/v2 अपॉन 1/v1। इसको कट कुट करेंगे तो आ जाएगा v1 अपॉन v2। मतलब n2 बाई n1 को बोलेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड विथ
विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट विच इज इक्वल टू कितना आ गया v1/v2। देखो यही बात लिखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2:1 बोले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n2:1, ऐसे भी लिख सकते हैं, जो कि मैंने पहले बताया। इक्वल टू क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड। क्लियर है क्या? तो इसको कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं? रिलेटिव। रिलेटिव बोले तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। यहां पे देखिए इसका फॉर्मूला दिया है n1/2, इसका ठीक उल्टा, मतलब रिफ्रैक्ट, ये क्या, इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड। यहां पे लिखा है इफ द मीडियम इज वैक्यूम देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम सेकेंड इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज रिटेन एज n। रिफ्रैक्ट एब्सोल्यूट किसे कहते हैं? जब कोई लाइट वैक्यूम से दूसरे मीडियम में आए, किससे आए? वैक्यूम से किसी अदर मीडियम में आए, तो उसे क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अदरवाइज क्या कहते हैं? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए यहां पे लॉ दिया है, हमने बताया था। यहां पे देखिए रेयरर मीडियम है और यहां पे क्या है? डेंसर मीडियम है। जब लाइट रेयरर से डेंसर में आती है तब क्या होता है कि टुवर्ड्स द नॉर्मल टर्न हो जाती है। जब लाइट डेंसर से रेयरर में आती है तो लाइट क्या हो जाती है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और अगर कोई लाइट नॉर्मली पड़ती है विदाउट एनी डेविएशन पास हो जाती है। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आया होगा। रिफ्रैक्शन क्या लिखा हुआ है? व्हेन light ray passes from a rarer medium to denser medium it bends towards the normal। यहां पे क्या लिखा हुआ है? when a light ray passes from the denser to rarer medium it bends away from the normal। और ये यहां पे लिखा हुआ when light ray is incident normal at the boundary between the two medium it does not change its direction and hence does not get refracted। स्टार कैसे ट्विंकल करता है? ये बेटा इसका बेस्ट मीनिंग ये है कि ड्यू टू रिफ्रैक्शन। कैसे ऐसा होता है? तो देखो यहां से लाइट आता है, यहां से टकराकर रिटर्न होता है और इसका इमेज देखो यहां बनता है। ये क्या है? मिराज, इसको कहते हैं मिराज। अब ट्विंकलिंग क्या होता है? तो आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। स्टार से लाइट आती होंगी, आने के बाद क्या होता है कि n नंबर ऑफ एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल से टकराती होंगी। टकराने की वजह से क्या होता है कि उनका स्पीड घटता है, स्पीड चेंज होता है, वो बेंट होती हैं। तो उसी बेंट होने के वजह से क्या होता है कि स्टार्स जो है वो उनका क्या होता है कि ट्विंकल होने लगता है। ट्विंकल होने लगता है मतलब कभी दिखता है कभी नहीं दिखता, कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है। इसका द बेस्ट एग्जांपल मैं बताऊं, मान लो कि भीड़ लगा हुआ है रोड पे और उधर से कोई दौड़ते हुए आदमी आया, तो आप देखेंगे कि वो कभी किसी आदमी के पीछे छिप जाएगा तो वो क्लियर नहीं दिखेगा, या कभी दिखेगा कभी नहीं दिखेगा, कभी दिखेगा कभी नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो दौड़ते हुए आ रहा है, और दौड़ते हुए जब आ रहा है तो बीच बीच में लोग हैं, तो लोग हो सकता है कि उससे लंबा कोई लोग हो और पीछे से वो दौड़ता हुए आ रहा है, तो हमें क्या दिखेगा? वो लंबा वाला आदमी दिखेगा, वो दौड़ता हुआ आदमी नहीं दिखेगा। जैसे उसके आगे आएगा तो हमें वो आदमी दिखने लगेगा। तो इस दैट फेनोमेनन इज कॉल्ड ट्विंकलिंग, और एक इस पे डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। सेम थिंग हैपेंस विद द लाइट इन द मीडियम। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट है वही चीज, यहां पे देखिए इस मिराज कहते हैं। मिराज किसे कहते हैं? तब जब लाइट का किसी शैडो बनता है, कहां पे? इनसाइड द वाटर। देखिए यहां पे मिराज का डिफिनेशन दिया होगा, देखिए यहां पे लिखा हुआ इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैन बी सीन इन द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। अभी आपको बताइए स्टार्स क्यों ट्विंकल करता है? क्यों करता है? क्योंकि ड्यू टू एन नंबर ऑफ एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल से लाइट टकराती है, टकराने की वजह से उनका वेरिएशन होता है, उनका स्पीड चेंज होता है, जिस वजह से क्या होता है? ट्विंकल, हमें ट्विंकलिंग का देखो ये दिया हुआ इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस। क्या दिया हुआ? देखो लाइट आ रही है, क्या है? सन है, और ये क्या? अर्थ है। तो आप देख रहे हैं इस पोजीशन को कहते हैं अपरेंट पोजीशन, ये रियल पोजीशन है, और इस पोजीशन को कहते हैं अपरेंट पोजीशन। यहां से लाइट आती है और ऐसे यहां पे दिखती है, ये आती है, तो यह ड्यू टू ये क्या? एटमॉस्फेयर हो जाता है। एटमॉस्फेयर में क्या? n नंबर्स ऑफ लेयर्स है, मैं पहले भी बताया। जब एटमॉस्फेरिक लेयर्स में जाता है n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, टकराते हैं, और टकराने की वजह से यह सन हमें इधर दिखता है, बट एक्चुअल में सन यहां नहीं होता है। सन किधर होता है? अलग पोजीशन होता है। जो एक्चुअल सन का पोजीशन है उसे कहते हैं रियल पोजीशन, और जो दिखता है उसे कहते हैं अपरेंट पोजीशन। जैसे फॉर एग्जांपल्स की, अगर आप किसी ग्लास के
ग्लास के गिलास में पानी भर दो और एक या तो पेन रख दो या कोई स्पून रख दो, तो आप देखोगे कि स्पून टेढ़ा दिखेगा। इसका रीजन क्या है? तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्यों? क्योंकि वह रेयर से डेंसर में जाता है तो स्पून को टेढ़ा दिखाता है, बट एक्चुअल में स्पून टेढ़ा या बेंट नहीं है। इसका रीजन क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। सेम थिंग हैपेंस विद द सन एंड अर्थ के बीच में जो सन दिखता है, एक्चुअल में सन जो दिखता है वो पोजीशन नहीं है। सन एक्चुअल का पोजीशन ऑफ सन अलग होता है और दिखता कहीं और है। यह क्यों दिखता है, ऐसा क्यों होता है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल्स के वजह से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पे स्टार्स हैं, वही बात, यहां पे एक्चुअल में स्टार्स यहां पे है लेकिन दिख कहां रहा है? यहां पे। इसका रीजन क्या है? एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल्स। यहां पे देखो लिखा हुआ है कि इंक्रीजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? ऊपर से नीचे आते हैं तो बढ़ते जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो एटमॉस्फेयर, अर्थ के नीचे जितना सरफेस के नीचे जाएंगे वहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ जाती है, और जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ जाएगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन का मतलब होता है कि एक्चुअल में जो लाइट हमें व्हाइट दिखती है व्हाइट होती नहीं, यह 7 कलर्स होते हैं। कितने होते हैं? 7 कलर। उसको कहते हैं विबग्योर। विबग्योर कहते हैं। क्या कहते हैं? विबग्योर। तो जब लाइट किसी प्रिज्म से पास होती हैं तो 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, और दैट फेनोमेनन इज कॉल्ड डिस्पर्सन। डिस्पर्सन किसे कहते हैं रे बच्चा? जब व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म से, प्रिज्म क्या होता है? ट्रेंगुलर शेप होता है, ठीक है ना? ट्रेंगुलर शेप टाइप का ग्लास का बना होता है, और उससे जब लाइट पास होती है तो उसे क्या कहते हैं? 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, और दैट फेनोमेनन इज कॉल्ड, क्या करते हैं? डिस्पर्सन ऑफ लाइट। आप देखे होंगे बारिश के मौसम में बारिश खत्म होने के बाद आप रेनबो बनते हुए देखे होंगे आसमान में। वो रेनबो में क्या होता है? 7 कलर होते हैं। एक्चुअली पानी की बूंद है जो आसमान में लटकी रहती हैं। जब वहां से लाइट पास होती है तो वो पानी की बूंद कैसा बिहेव करती है? प्रिज्म की तरह बिहेव करती है। जब लाइट उससे पास होती है तो टोटल लाइट का कलर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कितने पार्ट में? 7 कलर में, और इसी को कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। देखिए आगे दिया होगा क्या कह रहा है? द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स व्हाइल पासिंग थ्रू अ मीडियम इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं? डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट में देखिए यहाँ पे सन की लाइट आ रही है, व्हाइट लाइट आ रही है, यहां से व्हाइट लाइट 7th कलर में देखिए यहाँ पे विबग्योर, VIBGYOR, वी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट, और दैट फेनोमेनन इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं? डिस्पर्सन ऑफ लाइट। पार्शियल एंड टोटल रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, इसका मतलब क्या है? एक बात ध्यान दो, अभी आपको बताए थे कि साइन I बाई साइन R इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है ना? तो आप बोल सकते हो कि साइन I इक्वल टू कांस्टेंट इंटू साइन R। आप इसको बोल सकते हो कि साइन I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन R, अगर कांस्टेंट को हटाएं तो। अब देखो यदि एंगल का वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल हो, एक्चुअल में हम जो भी लाइट की फिनोमिनन पढ़ते हैं या पैरा एक्सियल रे के बारे में पढ़ते हैं। पैरा एक्सियल रे किसे कहते हैं? तो दो रे के बीच का गैप नहीं के बराबर, एकदम छोटा, एकदम कम गैप होता है, तो उस तरह के रे को क्या कहते हैं? पैरा एक्सियल रे। या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए तो उसे क्या कहते हैं? पैरा एक्सियल रे। तो उस केस में एंगल जो फॉर्म होता है वो वेरी वेरी स्मॉल होता है, और जब एंगल स्मॉल होगा तो साइन I का वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल टू I हो जाता है। सिमिलरली साइन R का वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल टू R हो जाता है। यह कब होगा? जब एंगल वेरी वेरी स्मॉल हो। कब होगा? जब एंगल वेरी वेरी स्मॉल हो। और पैरा एक्सियल रे ही हम पढ़ते हैं पूरे फिजिक्स में, तो पैरा एक्सियल रे में टोटल रेज क्या होते हैं? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होते हैं। दैट्स वाई उसके दो रे के बीच का एंगल वेरी 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 स्मॉल होता है। दैट्स वाई वी कैन से दैट साइन I इक्वल टू एंगल I और साइन R इक्वल टू एंगल R। तो हम इसको कंबाइन करें, आपने बोला कि साइन I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन R, दैट इज अगर स्मॉल एंगल है तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। क्या होगा?
आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब मीनिंग कि इंसिडेंट एंगल का वैल्यू बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टेड एंगल भी बढ़ेगा, इंसिडेंट एंगल का वैल्यू घटेगा तो रिफ्रैक्टेड एंगल भी घटेगा। यही कंसेप्ट है, क्लियर है क्या? अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखिए, यदि रे नॉर्मली पड़े तो विदाउट एनी डेविएशन पास हो जाती है, आपको बताया हूं। यहां पे देखिए वाटर है, वाटर बोले तो डेंसर मीडियम, और इधर क्या एयर है, एयर बोले तो रेयरर मीडियम, ठीक है ना। यदि लाइट रेयरर डेंसर से रेयरर में जाएगी तो क्या होता है कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ध्यान दीजिएगा मैं बता चुका हूं। यहां पे मान लो सोर्स ऑफ लाइट है, मान लो टॉर्च जल रही है, तो यदि नॉर्मली पड़े तो विदाउट एनी डेविएशन चलेगा। यह डेंसर है और ये क्या है, रेयरर है। तो लाइट डेंसर से रेयरर में आती है तो क्या होती है, नॉर्मल से दूर भागती है, भाग रही है। तो ये बेटा यदि यहां पे देखो आई का वैल्यू ज्यादा है इससे, तो फिर आर का भी वैल्यू ज्यादा होगा ना, फिर आई का वैल्यू ज्यादा है तो आर का वैल्यू भी ज्यादा होगा ना। इसका मतलब कि एक समय ऐसा आएगा कि आई इतना होगा कि आर को इस सरफेस से कोइंसाइड कर देगा, मतलब इस फेनोमेनन को कहते हैं ग्रेजिंग। क्या कहते हैं, ग्रेजिंग। जब लाइट रिफ्रैक्ट होने के बजाय ग्रेज कर जाए, इसके ऊपर पड़ जाए, दैट फेनोमेनन इज कॉल्ड ग्रेजिंग। और जब यह कब होगा, जब यहां पे एंगल कितना बन जाएगा, आर इक्वल टू 90 डिग्री। ग्रेज होने का मतलब क्या होगा, 90 डिग्री। उस इंसिडेंट एंगल को आई को कहते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल क्या है, वह इंसिडेंट एंगल है जो रिफ्रैक्टेड एंगल को क्या बना दे, 90 डिग्री बना दे, रिफ्रैक्टेड रे को क्या बना दे, ग्रेज कर दे। तो दैट फेनोमेनन इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। एकदम क्लियर है। क्रिटिकल एंगल किसे कहते हैं, वह इंसिडेंट एंगल जो रिफ्रैक्टेड एंगल को कितना बना दे, 90 डिग्री, या रिफ्रैक्टेड रे को क्या कर दे, ग्रेज कर दे। ग्रेज कर दे मतलब रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे सुला दे। तो दैट फेनोमेनन इज कॉल्ड, दैट एंगल, दैट इंसिडेंट एंगल इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। अब अभी आपने बोला क्या बोला कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब ध्यान देना यहां पे, यहीं पे बताता हूं। मान लो यह सोर्स ऑफ लाइट है, यह डेंसर मीडियम, यह रेयर। ध्यान रखना कि यह फिनोमिनन तभी होता है जब डेंसर से रेयरर में हो, रेयरर से डेंसर में नहीं होगा। जब भी होगा ये कहां से कहां तक होगा, डेंसर से रेयरर में। यहां से लाइट आई विदाउट एनी डेविएशन पास हो गई, क्लियर है क्या। मान लो यहां से लाइट आई और यहां पे ग्रेज कर गई, ग्रेज कर गई मतलब यहां पे इस पे सो गई, तो यहां पे रिफ्लेक्टेड एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री, और इंसिडेंट एंगल कितना हो गया, यह क्या कहला गया, क्रिटिकल एंगल कहला गया। अब आगे अभी बोला कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब आई का वैल्यू बढ़ेगा तो आर का वैल्यू बढ़ेगा। मान लेते हैं आई का वैल्यू सी से ज्यादा हो, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए, देन आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 90 से ज्यादा हो जाएगा। और 90 से ज्यादा तभी होगा जब लाइट जिस मीडियम से आई है उसी मीडियम में रिटर्न चल जाए, और दैट फेनोमेनन इज कॉल्ड TIR। TIR बोले तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्यों कहेंगे, क्योंकि मीडियम, जिस मीडियम से लाइट आई उसी मीडियम में रिटर्न गई। और ये कंडीशन कब होगा, यह एंगल कितना होगा, मान लो आई होगा, तो यह आई का वैल्यू क्या होगा, आई मस्ट बी ग्रेटर देन सी। सी बोले तो क्रिटिकल एंगल, इंसिडेंट एंगल का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तभी पॉसिबल है क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। देखो यहां पे दिया है, देखो यहां पे लाइट आई, यहां पे इंसिडेंट हुई, कुछ रिफ्लेक्ट हुई, कुछ रिफ्रैक्ट हुई। दैट फेनोमेनन इज कॉल्ड, इसको कहते हैं ब्रेस्टर्स लॉ। क्या कहते हैं, ब्रेस्टर्स लॉ, इस साइंटिस्ट का नाम था। मतलब एक्चुअली 100% कहीं भी रिफ्लेक्शन नहीं होता या रिफ्रैक्शन नहीं होता, ठीक है ना। तो लाइट यहां से जाएगी तो सम अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होगी और सम लाइट ऑफ क्या करेगी, रिफ्रैक्ट होगी। अब देखो यहां पे भी वही, जब आई बढ़ा तो I1 क्या, I1 यहां पे I1 का वैल्यू क्या, I से ज्यादा है, तो देखो R का वैल्यू ज्यादा होगा, क्लियर है क्या। अब मैंने बताया कि I का वैल्यू बढ़ के इतना बढ़ गया कि R जो है वो 90 डिग्री हो गया। उसी एंगल को क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। किसे कहते हैं, जब रिफ्रैक्टेड एंगल को क्या बना दे, 90 डिग्री। अब देखो यहां पे फिर यह एंगल क्या है, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है। देखो यहां पे लिखा है C ग्रेटर देन C। जब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो टोटल रे कहां, जिस मीडियम से जाएगी उसी मीडियम में रिटर्न आ जाएगी, एंड दैट फेनोमेनन इज कॉल्ड
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहां पे क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, और यहां पे क्या हो रहा है, ग्रेजिंग हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा है, आर 90 डिग्री बन रहा है, और यहां पे आर कितना बन रहा है, मोर देन 90 डिग्री। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आया होगा। क्रिटिकल एंगल कब होगा, आई, देखो यहां पे लिखा हुआ आई बाई आर इक्वल टू N1, यहां पे देखो लिखा हुआ है N2 बाई N1 होगा, इसका मतलब N2 बाई N1, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट। देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा भाई, तो यह आई क्या, क्रिटिकल एंगल है, और आर क्या है, 90 डिग्री है, और यह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तब होगा जब आई मस्ट बी, मतलब क्रिटिकल एंगल मस्ट बी ग्रेटर देन आई, तभी होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अदरवाइज नहीं होगा। अगर हम स्नेल्स लॉ लगाएं, देखो यहाँ पे लगाया हुआ है स्नेल्स लॉ, क्या लगाया है, I21 इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर कितना हो जा रहा है, 90 डिग्री, तो फिर कितना आ जाएगा, साइन आई को क्या कहेंगे, क्रिटिकल एंगल, क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल। क्लियर है क्या, तो यहां पे देखिए साइन आई इक्वल टू N21 को क्या बोलेंगे, N2 बाई N1, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। आई को क्या बोलेंगे यहाँ पे, क्रिटिकल एंगल। चलिए, रेनबो प्रोड्यूस्ड, आपको बता चुके हैं, पानी का ड्रॉप है, जो कि पहले डिस्कस कर चुके हैं। लाइट आएगी, या प्रिज्म की तरह बिहेव करता है, और यहां से लाइट क्या होता है, डिस्पर्स हो जाता है, 7 कलर्स में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि रेनबो बन जाता है। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। उम्मीद कर रहा हूं एक बार समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट लेक्चर में एक बार हम फिर से शॉर्ट में बात कर लेंगे, और फिर न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। फिर मिलते हैं विशेष जानकारी के लिए, फिर कमेंट कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।